लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा, एक तो फोर्सेस एंड इट्स टाइप और इफेक्ट्स की, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के फोर्स होते हैं, ये हमने सारा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि न्यूटन के लॉज की क्या क्या लॉज है न्यूटन्स मोशन के। उससे पहले हम एक छोटा सा एक एक्टिविटी इसके अंदर गैलीलियो एक्सपेरिमेंट उसको पढ़ते हैं। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको पढ़ने से पहले जो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूं उसमें क्या होगा, एज वी नो कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है जो रेस्ट में है, देन वी रिक्वायर सम फोर्स। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए किसी न किसी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि विदाउट एनी फोर्स वी कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा सकते। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर हमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, देन वी आल्सो रिक्वायर सम फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन के अंदर है उसको भी रेस्ट में लाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी कैन से दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू मूव एज वेल एज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। अगर हम एक सिंपली बात करें, हम साइकिल चला रहे हैं और हमने पेडल मारने बंद कर दिया, उससे पेडलिंग करना बंद कर दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और लास्ट में वो साइकिल रुक जाएगी। ऐसा ही होगा। हमने धनुष बाण से एक तीर चलाया तो कुछ तो डिस्टेंस उस तीर ने ट्रेवल किया और कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चों की जो खिलौने होते हैं, हमने उसमें चाबी भरी और उसको चला दिया तो कुछ देर तक तो मूविंग करता है, उसके बाद वो रुक गया। अब इन सब चीजों के लिए आपसे एक रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड दीज एक्टिविटीज। इन सब के पीछे एक फोर्स है जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है और लास्ट में वो रेस्ट में आ रहा है। तो क्या बता सकते हो आप मेरे को कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल इनके लिए? एनीवन? Which force is responsible to stop a moving object? हर्ष यादव, आवाज आ रही बेटा मेरी आपको? रुचि, नेहा, साहिल, साहिल आवाज आ रही है आपको? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी को वहां पर? साहिल आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ तो बताओ बेटे को कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा इसके लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है, लास्ट में जाके उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इन सब के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? एनीवन? नो। कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। मैंने आपको बताया भी था, द फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड व्हिच ऑलवेज रिड्यूस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो यही मैं पूछना चाह रहा था बेटा। देखो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो इट डजंट मैटर, नहीं आता तो सिंपली बोलो कि सर मुझे नहीं आता, ताकि हम उसको एक्सप्लेन भी कर सके। आप चुपचाप बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, इसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ। तो आप रिस्पॉन्स दो ताकि आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें आपने पहले पढ़ चुके हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग, और जो चीज आपने पहले स्टडी कर ली है सिर्फ उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है, नई चीज कोई पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के एक्टिविटी क्या है यहाँ पर,
कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना है तो भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और हमें उसको मोशन में लेके आना है तो भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक इंक्लाइंड, ये हमारे पे स्लोप दिया, उन्होंने एक बॉल ली, मेटेलिक बॉल, ठीक है, और उसको, आपको दिख रहा है बेटा बोर्ड पे, उन्होंने से छोड़ा। जैसे ही उन्होंने इस बॉल को इस पॉइंट से छोड़ा तो बॉल इस तरफ मूव करे, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहीं कहीं रुक गई। ठीक है जी, वो मतलब वो बॉल कंप्लीट ऊपर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि इतना फोर्स इसके ऊपर नहीं प्रोवाइड करवाया गया। बॉल जो है उसकी स्पीड इस पॉइंट पर तो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, इस प्लेन को इस तरह से बना दिया। अब उससे क्या होगा, जब हम बॉल को इस पॉइंट से छोड़ रहे हैं तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और दूसरा, वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा या कम ट्रेवल करेगा? देखो सिंपली, एक तो आपके पास एक बॉल है और आपने बॉल को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर छोड़ा, तो बॉल मोशन में है। अब वो, ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बता सकते हो? ए केस में या बी केस में, किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉल? बी केस में ज्यादा ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि जो बॉल है वो हम एक इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से उसको थ्रो कर रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, बॉल की जो स्पीड है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। रुकेगी लास्ट में ये भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं रुकेगी। अब उन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इसकी जगह एक हेमिस्फेयर लिया। उन्होंने क्या लिया, एक हेमिस्फेयर लिया। और इस हेमिस्फेयर में उन्होंने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कराया। तो उन्होंने क्या देखा, बॉल ए पॉइंट से ड्रॉप होने पर सीधी कहां पर जा रही है, बी पॉइंट पर। पहले यहां से यहां जा रही है, और फिर उसके बाद जब यहां पर पहुंच जाती है, सेम हाइट, इक्वल हाइट अटेन करने के बाद यहां से वापस वो बॉल किसके ऊपर आ जाती है, ए पॉइंट पर। अब इसके अंदर एक बार ही हमने बॉल को यहां से ड्रॉप किया था, कोई फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं आई। कंटिन्यूअसली बॉल क्या करती जा रही है, मोशन करती जा रही है, क्योंकि प्लेन जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। सेम वही प्रोसेस है। इन्होंने भी इस हॉरिजॉन्टल जो हेमिस्फीयर है, इन्होंने भी क्या किया, इसको प्लेन कर दिया। अब वो बॉल जो है, जैसे उन्होंने यहाँ से छोड़ी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जो बॉल है, इट ट्रेवल मोर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब उसको ऊपर से छोड़ते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में करवाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब फोर्स ही लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगा। अगर वो किस पे डिपेंड करे, उसका सरफेस कैसा है, ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो इन सब का कंक्लूजन देने के लिए न्यूटन ने क्या दिए थे हमें, न्यूटन ने लॉज दिए थे। दीज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूटन्स की लॉज ऑफ मोशन है बेटा, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर योर स्कूल ऑल्सो। आपके स्कूल खत्म होने के बाद भी जब आप कभी जॉब ज्वाइन करोगे, दोगे, उसमें भी कई बार हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल की जॉब के लिए पूछे जाए, आप किसी भी फील्ड के अंदर जब जॉब करेंगे, ठीक है, तो आपसे लॉज पूछे जाते हैं कि आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, कि न्यूटन के लॉज कौन कौन से हैं, कितने लॉज हैं, कौन सा लॉज क्या चीज एक्सप्लेन करता है। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मोशन और रेस्ट, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन होता कैसे है। जैसे जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट बताया था, इन सब चीजों का एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे, न्यूटन हैज गिवन 3 laws to explain the motion of an ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे बेटा, 3 लॉज दिए थे। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो 1 by 1 लॉज पढ़ने हैं,
और उनके एग्जाम्पल एप्लीकेशन जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर आती है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको जो न्यूटन के लॉज के ऊपर बेस्ड है, बट हमें आज तक पता ही नहीं था कि वो न्यूटन के लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो वो पता तब चलेगी जब हमें ये पता होगा कि न्यूटन का लॉ है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। अब क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहले उसको मैं बताता हूँ, उसको समझो। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे। समझ में आया? समझ में आया बेटा कुछ? आपने देखा कि आपके रूम में टेबल पे एक बुक रखी है। अब जब तक उस बुक पे कोई फोर्स ना लगे, मतलब जब तक आप उसको उठा के कहीं ना रख दो, तो क्या उस बुक की पोजीशन के अंदर कुछ चेंजमेंट आ पाएगा? तो यही किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इट एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही हमें क्या बता रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, कि हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक फोर्स ना लगा दे। जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दे। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहे। इज इट क्लियर? देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट it will remains in rest, or if an object is in motion it will remains in motion। कब तक? unless an external force is not applied। जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन है चाहे वो मोशन की पोजीशन है। इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नाम क्या दिया जाता है इसको? लॉज ऑफ इनर्शिया। ये भी हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तब तक चेंज नहीं हो सकती बेटा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? इसका दूसरा नाम लॉज ऑफ इनर्शिया, इसको ये बोल सकते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? ये पूरा बस सिंपली क्या याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। अब मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एक बॉल है, आपने उसको किक मारी। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सामने से किसी ने उसको रोका ही नहीं है, किसी ने उसके ऊपर फोर्स भी लगाया, फिर भी वो बॉल कुछ देर जाने के बाद रुक गई। बॉल ने थोड़ा सा डिस्टेंस लेवल किया, उसके बाद वो बॉल रुक गई। तो बता सकते हो क्यों रुक रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से लगाया जा रहा है उस बॉल के ऊपर, जो उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर नेचर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है इट विल बी रिमेन्स इन मोशन फॉरएवर। वो हमेशा किस में रहेगा? मोशन में रहेगा जब तक उसके पास कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तब तक। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो किसी ऑब्जेक्ट को
रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको एक सिंपल सी पॉइंट बताया जो आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। अब ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं होने देगी? मैंने आपको ये तो बता दिया, मैंने आपको ये बताया ना अभी कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए सर वो रेस्ट में क्यों रहेगा, वो मोशन में क्यों रहेगा? अगर वो मोशन में, ऐसी क्या चीज है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज ही नहीं होने देगी? इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा कि ऐसा फैक्टर है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं होने दे रहा, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया। इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, इसलिए इनर्शिया को हम डिफाइन डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which always resist the change in the position of an object। कि इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से रजिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। ये इनर्शिया है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, वो इनर्शिया। इनर्शिया की स्पेलिंग देख लो क्या है? INERTIA। कई बच्चे इसकी स्पेलिंग को क्या लिख देते हैं? INTERIA। ये गलती मत कर देना, गलत हो जाएगा। दिस इज इंट्रिया और हम क्या पढ़ रहे हैं? इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड बना है इनर्ट से। इनर्शिया किससे बना है? इनर्ट से। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको चेंज होने से रजिस्ट करना, अपोज करना उसके मोशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आया? तो इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनचेंजिंग, मतलब कोई चेंज ना हो, उसको इनर्ट बोलते हैं। वहीं से वर्ड आया इनर्शिया। यहाँ तक समझ में आया बेटा आप सभी को? डाउट किसी को? बोलिए। तो inertia is the property of a object which resists the change in the position of the object। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं। शमशेर, शमशेर आवाज आ रही है आपको? शमशेर आवाज आ रही है आपको? तो आप मैसेज किस लिए टाइप कर रहे हो बेटा? हाँ जी, मैसेज क्यों टाइप कर रहे हो बेटा? आप जो भी आपको रिप्लाई करना है, आंसर देना है तो आप माइक ऑन करके दीजिए, चैट बॉक्स के अंदर कोई टाइप। ठीक है। अब यहाँ पर केस आता है इनर्शिया की टाइप्स क्या क्या है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप्स की होती है? मैं इनर्शिया के साथ साथ ही एग्जांपल लूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा इनर्शिया तीन टाइप की होती है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला कौन सा है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमने इनर्शिया की टॉपिक पढ़ा अभी। अब एक पॉइंट आता है इसमें सिंपल सा, जो मैं यहां लिख रहा हूं। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ
मास, ये लाइन एक बहुत बड़ी चीज एक्सप्लेन करती है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, मतलब कि जो इनर्शिया है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। अगर आप इस चीज को रटोगे बुक की लैंग्वेज में तो नहीं आएगी समझ में बिल्कुल, और आप इस चीज को एग्जांपल लेके समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास का मतलब क्या है, इनर्शिया मास से मेजर होती है, मास पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, इनर्शिया होगी। जितना ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उतनी ही कम क्या होगी, इनर्शिया होगी। जो टाइप्स है मैं इसको बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसका टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अब मैं एग्जांपल आपसे लेता हूँ इसमें, जैसे सपोज करो हमारे पास, ठीक है, एक तो क्या है, चेयर है, और एक है हमारे पास कोई भी बॉक्स, संदूक जिसको बोल सकते हैं, बड़ा, ठीक है। आपसे कहा जाए कि भाई दोनों को डिस्प्लेस करना है अपनी पोजीशन से, दोनों को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। तो जो संदूक है वो भरा हुआ है, ठीक है, आपने दोनों पे फोर्स लगाया, पहले पहले फोर्स लगाया आपने चेयर पे। जैसे ही आपने चेयर पे फोर्स लगाया आपने क्या ऑब्जर्व किया कि चेयर की पोजीशन तुरंत क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब चेयर रेस्ट में थी, आपने उसको किस में ला दिया, मोशन में ला दिया। समझ में आ रहा है, चेयर जो रेस्ट में थी फोर्स अप्लाई करके हम उसको मोशन में ले आए। इसका मतलब क्या हुआ, भाई जो चेयर की इनर्शिया थी वो बहुत कम थी, इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया। इनर्शिया तो पोजीशन को चेंज होने से रोकती है, चेयर की इनर्शिया क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि चेयर का मास कम है, चेयर का जो वजन है एक तरह से वो कम है, इसलिए हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, चेयर की पोजीशन चेंज हो गई। अब बात करते हैं संदूक, बॉक्स की। सेम फोर्स या आपने ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाया किसके ऊपर, बॉक्स पे, तो जितनी पोजीशन आपने चेयर की फोर्स लगाने पे चेंज की थी, आप उतनी पोजीशन उस बॉक्स की चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉक्स का जो मास है वो चेयर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ठीक है। जब मास ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही तो पोजीशन चेंज कर पाएंगे। तो हम उसकी पोजीशन को ज्यादा चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनर्शिया उसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं होने देगी, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या किसी बच्चे को इनर्शिया के वर्ड, मतलब इनर्शिया के टॉपिक में ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो बिल्कुल भी, प्लीज वो बताइए ताकि मैं उसको दोबारा समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। जिस बच्चे को इनर्शिया के टॉपिक का मतलब ही नहीं पता वो बताइए मुझे क्या है, कौन कौन है, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करवा सकूं। सभी को समझ में आ गया, वही बता रहा हूँ बेटा मैं। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास का मतलब कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया। देखो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से रोकेगा। हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स लगा के किसकी पोजीशन को जल्दी चेंज कर सकते हो, लाइट ऑब्जेक्ट की, इसका मास कम है, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी कम हो गया, तो इसलिए उसने रजिस्ट नहीं किया, अपोज नहीं किया उसको चेंज हो। और जिसका मास ज्यादा है हैवी ऑब्जेक्ट, हमने उस पर भी फोर्स लगाया बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाई जल्दी से, क्योंकि उसकी इनर्शिया उसको चेंज ही नहीं होने देती। इसलिए क्या वर्ड आता है, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उसकी पोजीशन को हम जल्दी से चेंज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे झूला, ठीक है, एक झूले के ऊपर एक तो छोटा सा कोई बच्चा बैठा है, आपने फोर्स लगाया और वो बच्चा स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, ठीक है, और दूसरा उसी झूले पर एक भाई मोटा सा आदमी बैठ गया। तो जितना फोर्स आप उस बच्चे को लगाने के लिए, उसको झुलाने के लिए लगा रहे हो, क्या उतने फोर्स से वो आदमी मूव कर जाएगा, बोलो। तो उसका मास क्या है, ज्यादा है, और मास ज्यादा हुआ तो इनर्शिया भी ज्यादा हुआ, इनर्शिया ज्यादा हुआ तो उसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं होने देगा। क्या बोलते हैं कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से रजिस्ट करती है, रोकती है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं।
जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होगा, जितना कम मास होगा उतना ही कम इनर्शिया होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट मतलब हल्का, जिसका मास कम है, उसमें फोर्स लगाओगे तो आराम से मूव कर जाएगा। जैसे फुटबॉल है और एक पत्थर है, आपने किक मारी फुटबॉल पे तो फुटबॉल तो मूव कर गई, क्योंकि उसका मास कम था, इनर्शिया भी कम हुआ। और सेम फोर्स आपने स्टोन पे लगाया तो स्टोन थोड़ा सा दूर तक तो जाएगा मगर इतना दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मास ज्यादा होने से इनर्शिया भी ज्यादा। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा था इनर्शिया का टॉपिक आज का। और इसके जो टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कल, और साथ के साथ इसके एग्जाम्पल। और याद रखना, जो एग्जाम्पल इनर्शिया के हैं वही एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद अगर मैंने टॉपिक शुरू करा है तो बेटा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, और क्लास का टाइम ओवर हो चुका है लगभग। तो इसलिए इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और एक आपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर सभी ने कर लिए फिजिक्स के, और कंप्लीट सभी के। बेटा नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो इनको सब कंप्लीट करना है, जो कि अब हो सका तो देखो, जहां तक 1 जून से स्कूल भी खुल सकते हैं आपके। ठीक है? टॉपिक पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है? बाकी कल हम इसको कंटिन्यूस करेंगे टॉपिक को। इनर्शिया डेफिनेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये कल मैं आपसे क्वेश्चन सुनूंगा भी, इसको अच्छे से लर्न करना। ठीक है? थैंक यू बेटा। और stay home, stay safe.